So, hey YouTube family, welcome to my channel. Today we start a chapter that is cell nucleic acid and cell division. So, my first and basic foremost question is, what is cell? In three branch of the science, cell have the different meaning. So, we study in a biology. So, cell is a smallest basic unit of life that is responsible for all life processes. The process in our life is the factor which is responsible in the process of our life is cell. The basic biological structure and functional component of all living things are cell. And cells are basic biological, मतलब कि biological is what, जो आप अपने इर्द गिर्द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस देखते हो उसकी जो बेसिक यूनिट है जिसके थ्रू एक, जैसे कि हम हैं ह्यूमन बींग्स जो बने हैं, वी आर ऑल मेड अप ऑफ अ सेल. तो जो सेल से हम बने हैं, मतलब जिससे हम बने हैं, बेसिक यूनिट, द इनिशियल यूनिट थ्रू विच ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड, दैट इज सेल. अ सेल इज़ अ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन. एक सेल अपने आप में कैपेबल है अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाने के लिए. देयर इज़ अ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. तो वो कैसे हैं? बिकॉज सेल रिप्रोड्यूस देमसेल्फ. इस वजह से वो यूनिसेलुलर हैं, जो सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करते स्टिल वो सख्त लौंडे वाले टाइप्स. एंड कुछ मल्टी सेलुलर हैं जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं. As a result, they are referred to as a foundation of life. और ये क्या हो जाता है, हमारी लाइफ के लिए फाउंडेशन हो जाती है. फाउंडेशन मीन्स बिगनिंग ऑफ द लाइफ. मतलब जो बेसिक जो वो होते हैं ना, जो किसी भी कोर्स को करने के लिए आप एक फाउंडेशन बनाते हैं, अपना फाउंडेशन मजबूत करते हैं, तो वही एक फाउंडेशन क्या है, हमारी सेल है. दिस चैप्टर इज इंटेंडेड टू द ये सब हो है. अब आगे देखते हैं की फैक्ट्स. व्हाट आर द की फैक्ट्स आर कि सेल डिस्कवर किसने किया था. हम इतनी सेल की बात कर रहे हैं, सेल डिस्कवर किसने किया था. सेल डिस्कवर हुआ था 1665 में, करने वाले थे रॉबर्ट हुक. ऐसा नहीं है कि सेल डिस्कवर करने से पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं था कोई, क्योंकि हमारी जो दुनिया है बहुत 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 लाखों करोड़ों साल पहले से चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है. तो पहले हमें पता नहीं था कि सेल नाम की कोई चीज़ है जो कि इन सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब हमने इसकी डिस्कवरी की गई तब हमें पता चला कि हाँ भाई, सेल नाम की भी कोई चीज़ है. इसकी डिस्कवरी हुई थी 1665 में और करने वाले थे रॉबर्ट हुक. फिर सेल न्यूक्लियस, ये सब हम आगे सेल ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे कि क्या होता है, सेल न्यूक्लियस क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो सब आगे पढ़ेंगे. तो सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले जो इंसान थे, दैट वॉज रॉबर्ट बॉर्न, जो कि 1831 में डिस्कवर हुआ था. नाउ सेल थ्योरी presented the cell theory that all animals and plants are composed of cell, that the cell is basic unit of life. सिलिकडिन और स्कोवेन, इन लोग दोनों ने डिस्कवर किया था. तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर दैट. If you can't pronounce it well, no problem. Just remember the spelling, the date, the name itself, and what they discovered. That is only important. Cells serve as the foundation of all living things, providing structure of the body and converting nutrients from food into energy. अब to being a, जैसे कि किसी भी मकान को बनाने के लिए you need a bricks, sand, ये सब बाद की बात है कि आपको सैंड चाहिए, सीमेंट चाहिए, तार वगैरह चाहिए. दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग्स. बट यू द इनिशियल थिंग टू मेक अ वॉल, दैट इज़ ब्रिक्स. तो दैट ब्रिक इज़ अ सेल ऑफ दैट हाउस. सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को बनने के लिए जो बेसिक यूनिट होती है, जो फाउंडेशन होती है, दैट वॉज द सेल. सेल क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. कैसी आपकी बॉडी है, द वे यू आर लुकिंग, मतलब आपके हाथ हैं, दो कान हैं, दो आँख है, वट एवर इट इज़, तो ये सब बनी किससे हैं? सब बनी सेल से हैं. तो क्या वॉट दे प्रोवाइड इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड कन्वर्टिंग न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू अस, मतलब जो हम खाना खाते हैं, द न्यूट्रिशन वी विल इन टेकिंग फ्रॉम द फूड, उस सब को क्या करती है
कन्वर्ट करती है एनर्जी में, बिकॉज ओवरऑल हम खाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं, खाने से जो एनर्जी हमें मिल रही है ना, दैट इज़ नीडेड टू अस. Living organism can either be made up of a multicellular, as I told you, or unicellular. Cells in our body also convert in different shape, size, and the number of the cell varies between organisms. तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के अंदर सेल्स जो हैं बराबर है. एक छोटा सा बच्चा होता है, दे हैव अ लेस नंबर ऑफ सेल. वहीं कोई अडल्ट है, कोई जवान है, कोई ज़्यादा बड़ा है, खलीजे हैं हमारे, उनके अंदर तो कितने सारे सेल होंगे हमारे मुताबिक. तो सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं, और हर इंसान के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं. ह्यूमन्स हैव मोर सेल्स कंपेयर टू द माइक्रोब्स. माइक्रोब्स के मुताबिक देखा जाए तो इंसान के अंदर ज़्यादा सेल्स हैं. जानवरों से कंपेयर किया जाए तो जैसे कि हमारे किसी सांप के अंदर कोई सेल जो पाया जा रहा है वो कम होगा एज मुताबिक टू द ह्यूमन बीइंग. ठीक है. Cells have numerous organelles that perform specific tasks to carry out life processes, each with a distinct structure. A genetic material of organism is also present within the cell. अब ये सेल तो हमने बात कर ली, सेल 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 सेल. अब ये सेल इतने सारे फंक्शन कर कैसे रहा है, जबकि इतनी छोटी सी यूनिट है और इतने सारे फंक्शन से परफॉर्म कर ले रहा है. तो सेल इस काम में अकेला नहीं होता है. कोई भी इंसान कोई भी बड़ा काम अकेला नहीं कर सकता है. वी नीड a support of others also. Whenever you clear your UPSC exam in a AIR 1 rank or even other ranks, but you just clear your exam, then that is not your only hard work. ठीक है. There are multiple things that क्या बोल सकते हैं, helps you to clear that exam. So okay. So did you know में पढ़ते हैं Microplasms bacteria are the smallest known cell. Okay, they are self-replicating bacteria. Many microplasm species are found in a respiratory tract of animals which have been associated with disease. तो माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं जानवरों के, जो कि बीमारियों को बुलावा देने, जो कि बीमारियाँ होती हैं उसमें डिजीज़ होती हैं. और सेल्फ रेप्लिकेटेड बैक्टीरिया अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, अपने ही कॉपीज़ वो क्या करते हैं, बनाते रहते हैं. सेल्स कम्स इन मैनी साइज फ्रॉम 1 to 100 माइक्रोमीटर वाइड. दे आर मिलियन माइक्रोमीटर्स इन 1 मीटर. मतलब काफ़ी सारे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि 1 इंच में ही 25,000 और मोर. In other words, cells are small. They are almost always impossible to see just your eyes. इतने छोटे होते हैं, you can't be seen with your naked eyes. अब मैंने just I'm told you that cells are not the only which functions all this. There are cell organelles inside the cell who functions these different क्या बोलते हैं, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. काफ़ी बार वो शब्द याद नहीं आ रहा होता है वो पूरी लाइन बनाने के लिए, फिर वो हिंदी में बोलना होता है. खैर, हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं है, पर इंग्लिश भी सीखनी पड़ती है भाई. दैट्स द हार्श रियलिटी. जो हम लोग बोलते हैं कि हिंदी बोलने में मत शर्माओ, इट्स ओके कि हिंदी बोलने में मत शर्माओ, नहीं शर्माना चाहिए. हिंदी भाई, हिंदी जैसी कोई लैंग्वेज नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू नो इंग्लिश. ये भी एक साइड रियलिटी है और हार्श रियलिटी है. तो दूसरे की ज्ञानी बातों में मत आओ कि इंग्लिश बोलने वाले क्या ही होता है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ होता है. याद करके देखो, सीख के देखो. और हर लैंग्वेज को सीखने में बुराई क्या है? हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, मराठी सीखो, हरियाणवी सीखो, पंजाबी सीखो, विदेश की भाषाएँ सीखो. अच्छा है भाई, जितनी नॉलेज बढ़ेगी, एक इंसान का जन्म मिला है, यू कैन गेन अ नॉलेज. जितना तुम्हें पता भी नहीं है तुम उतनी नॉलेज अटेन कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो. खैर, नाउ सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस. फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्लाज्मा, और या फिर उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. इट कैन ओनली बी सीन यूजिंग अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप.
तो ये कैसे देखी जाती है? जब हम लोग यूज़ करते हैं किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, क्योंकि ये होती इतनी छोटी हैं। वैसे तो हमने बता दी कि नेकेड आइट से देखी नहीं जाती, तो ये सब चीज़ें किससे देखी जाएंगी? माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती हैं। तो ये जिस माइक्रोस्कोप है, किस माइक्रोस्कोप से देखी जाएंगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इन एवरी सेल द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। हर एक सेल के अंदर, इट माइट बी अ प्लांट सेल, इट माइट बी अ एनिमल सेल, हर एक सेल के अंदर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन इज द सेल आउटर लेयर which encloses all other organelles like the cytoplasm and nucleus। तो सेल मेम्ब्रेन मतलब एक प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे कि आपके बॉर्डर पे जो CRPF खड़े होते हैं, BSF फोर्सेस होती हैं, व्हाट दे डू? दे प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर, ताकि कोई भी फॉरेन एनिमी या फिर कोई भी ऐसी हमें डाउटफुल एक्टिविटी लगती है अपने बॉर्डर पे, मतलब ऐसे नहीं डाउटफुल एक्टिविटीज़ छोड़ो, मतलब कि क्यों खड़े हैं वो वहाँ पे? जस्ट बिकॉज कि कोई भी एनिमी, कोई भी फॉरेन एनिमी हम पे अटैक ना कर दे, को हमारे बाउंड्री के अंदर ना आ जाए। दैट्स वाई दे आर उनको वहाँ तैनात किया जाता है। सेम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? एक आउटर लेयर बना देती है, जिसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, उसके अंदर रहें, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको याद करने के लिए यू जस्ट रिमेंबर योर पापा, मतलब जो पापा होते हैं सबके, हम सबके, वो व्हाट दे डू इज़ दे मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट टुवर्ड्स अस, जिसके थ्रू हमें कोई भी एक्सटर्नल जो भी कहते हैं ना परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें हमें सहनी नहीं पड़ती हैं। तो याद करने के लिए है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है वैसे, मतलब मैंने बोला एक रैंडमली है कि इसको याद करने के लिए बोलते, बट देन आई थॉट कि बहुत डीप बात है। ओके, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। कोई भी क्या करता है? ये फ्लो करता है, जो भी मटेरियल है सेल के अंदर भेजना हो या सेल के बाहर भेजना हो, कौन काम करता है? सेल मेम्ब्रेन काम करती है। It designed as a porous membrane, contain porous, enables the passage of particular chemicals into and out of the cell। Means कौन सी चीज़ आप तक कौन इंसान आएगा या आपसे कौन इंसान दूर जाएगा, इट इज़ डिसाइडेड बाय योर फादर। मतलब कौन इंसान सही है वो उनकी नज़र, एक मतलब उनकी नज़र इतनी तगड़ी होती है ना, एक नज़र में देख के बता देते दैट पर्सन इज़ गुड और बैड फॉर यू। तो ये भी सेल मेम्ब्रेन कैसा काम करती है कि क्या केमिकल आपके पास आना चाहिए, फिर कोई ऐसी जैसे सेल के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसके अंदर थोड़ी ना रखेंगे। एक क्या बोलते हैं, एक आलू या एक टमाटर सबको ख़राब कर देगा अगर उसके पास आसपास सारे अच्छे टमाटर या फिर आलू होंगे, तो ठीक वैसे उसे हम क्या करना पड़ेगा? बाहर फेंकना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन इज़ अ पोरस मेम्ब्रेन और परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू कोई भी केमिकल हो ऐसा जो हमें अंदर लाना है अपने सेल के अंदर, जो कि बेनिफिशियल है, फिर बाहर भेजना है जो कि अनबेनिफिशियल है, वो सब काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करती है। इन एडिशन द सेल मेम्ब्रेन गार्ड्स द सेलुलर कंपोनेंट अगेंस्ट द डेटोरेशन एंड लीकेज। सेल मेम्ब्रेन क्या गार्ड करती है? सेलुलर कंपोनेंट अगेंस्ट, मतलब ऐसा कोई लीकेज हो गया सेल के अंदर, लीकेज इन द सेंस कि जो सेल के अंदर क्या होता है वो भरा होता है, अरे क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, साइटोप्लाज्म भरा होता है। अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ कोई लीकेज है या फिर ऐसा कुछ भी, तो वो सब कौन देखता है? सेल मेम्ब्रेन देखती है। इट क्रिएट्स द वॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स टू सेल एंड द सेल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है जो कि दो सेल को आपस में अलग रखती है, और उसी सेल को, जैसे कि सपोज़ करो कि ये कोई सेल है, ये इसके इर्द गिर्द ये सेल मेम्ब्रेन है, तो वो एक और सेल को ऐसे एक दूसरे को अलग भी रखेगी और इन्वायरमेंट के थ्रू भी, इन्वायरमेंट से भी उसको बचा के रखेगी। एंड नाउ लेट अस रीड सेकेंड ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। फर्स्ट इज सेल वॉल, एज यू रिमेंबर। अभी बिना देखे आप खुद एक बार अपने आप से मन से ट्राई, मतलब बोल के देखो कि क्या क्या अभी हमने पढ़ा। We have studied cell membrane which is only seen by the electron microscope, that is porous membrane
that can transfer a substance inside the cell and outside the cell. It is also known as a plasma membrane that we have read, and wall-like structure which is separate two cells and the cell from its environment. It regulates the flow of material into and out of the cell, ये मैंने बता ही दिया है. Guarded is the cellular component against the deterioration and leakage. तो ये सब आपने पढ़ा, और the trick that you should remember is that is papa. Now the second is cell wall. The most noticeable component of the cell wall structure is its cell wall. मतलब कि जो हमें सबसे ज़्यादा नोटिस में आता है, that was the प्लांट सेल स्ट्रक्चर इज़ इट्स सेल वॉल. मतलब सेल वॉल किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन सेलुलोस एंड हेमी सेलुलोस. किस से बनी होती है? पैक्टिन से. यू शुड रिमेंबर दिस कंपोनेंट्स, ये पूछे जा सकते हैं. दिस इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन, सेलुलोस एंड हेमी सेलुलोस. The outermost layer of the plant cell is known as the cell wall. Outermost layer of a plant cell. तो देखो, जय श्री राम. तो देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें छोटा सा दिखा सकूँ, दैट वाज अ प्लांट सेल. तो सेल मेम्ब्रेन तो हर किसी में पाई जाएंगी. इट इधर भी प्लांट सेल, इट इधर भी अ एनिमल सेल. बट जो सेल वॉल होती है दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स. दैट देखो, दैट वाज द सेल मेम्ब्रेन, दैट वाज द आउटर लेयर ऑफ ऑर्गेनल्स. मतलब कि इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, और इसके भी बाहर एक वॉल होती है, दैट वाज सेल वॉल. Pectin is a soluble fiber polysaccharide present in the cell wall of terrestrial plants. Cellulose is an important structural component of a primary cell wall of green plants. It is inorganic compound, that is soluble fiber, that is organic compound. Semicellulose are the complex carbohydrate that is major constituent of a plant cell wall. They are made up of a 20 to 30% of the dry weight of wood. Functions. What are the functions of the cell wall? Only the cell of plants contain the cell wall that I told you. It safeguards various cellular elements including the plasma membrane. So that is the outermost, that is दादा ऑफ आर्स. मीन्स कि जो सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करे, दैट इज सेल वॉल. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर दैट इंक्लोजेज द सेल मेम्ब्रेन. स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है. आर ग्रैंड फादर्स लाइक दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर रिजिड, मीन्स जिनको देख के डर लगे, दैट वॉज द सेल वॉल. इट शील्ड्स these cells from mechanical shock and damage while giving them form and support. Since plant cannot move, their cell structure are perfectly suited to shield them from outside influence. This functions is reinforced by the cell, by the wall. तो मोटा मोटा बताया जाए तो सेल वाल क्या होती है? एक आउटर लेयर होती है, सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट लेयर होती है. ये केवल प्लांट में पाई जाती है क्योंकि वो अपने आप को मूव नहीं कर सकते हैं. जैसे कि कोई भी अगर उनको अपने को लेके कोई डेंजर दिखता है तो दे कांट रन देयर. मतलब ना वहाँ से भाग सकते हैं, ना उनसे लड़ सकते हैं. तो देयर इज़ अ सेल वाल टू प्रोटेक्ट देम. ठीक है, इसलिए केवल कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है. कंपोज होती है पैक्टिन की, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की. ठीक है. नोटिसेबल कंपोनेंट है प्लांट के अंदर, जैसे कि रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और इनक्लोज ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि जो हमारे दादाजी होते हैं वो इतने ज़्यादा सख्त होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि कोई भी बाहर का एनिमी हमारे घर तक देख ही नहीं सकता. मतलब हमारे घर पे अगर देखे तो वो पहले तैयार होता है लड़ने के लिए. तो जस्ट लाइक दैट ये एक सेल वॉल क्या होती है? कोई भी अगर प्लांट के ऊपर खतरा आता है तो ये क्या करती है? पहले वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उस खतरे को अपने ऊपर, मतलब प्लांट के ऊपर आ भी रहा है तो उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसे तोड़े ना. ठीक है.
If cell wall is strong, your whole organelle will be protected. जैसे कि आपके दादाजी अगर स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो आपका पूरा घर क्या होता है, सेफ रहता है. फिर आते हैं आपके पापा श्री. फिर आते हैं हमारे थर्ड में जो ऑर्गेन्स है वो है साइटोप्लाज्म. इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल सैंडविच बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन. सो अवर थर्ड इज साइटोप्लाज्म. इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल. ये क्या होता है, जेली लाइक होता है. हैव यू एवर ईट अ जेली टॉफ़ी, मतलब वो जेली सी आती है, जस्ट लाइक दैट कंपोनेंट. तो अगर जिसने खाई होगी, ही और शी कैन ईजिली अंडरस्टैंड. तो दैट इज़ अ जेली लाइक मटीरियल. कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन. इधर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, और इन सब की मैं तुम्हें फ़ोटो भी दिखाऊंगी सो दैट यू कैन रिकॉल इट वेल. So it is a jelly-like material between nucleus and cell membrane. The liquid substance that make up the plasma membrane is called cytoplasm. जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, यानी कि जो सेल वॉल थी, वो किससे बनी होती है, साइटोप्लाज्म से बनी होती है. इट हैज़ अ वेराइटीज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़ एंड राइजोसोम्स. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, काफ़ी सारी अलग अलग तरह की ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एंड राइजोसोम्स. जिसने छोटी क्लास में बायो पढ़ी होगी ना, दैट मतलब कि वो समझ पा रहे होंगे. इट्स नॉट द हार्ड वन. और जिसने नहीं, जो बिल्कुल भी बायो के बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए ज़रूर थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, थोड़ा नाम को याद करने में, थोड़ा समझने में तो नहीं लगेगा, क्योंकि इट ईजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड. बट हाँ, याद करने में क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज़ में थोड़ी सी उनको डिफ़िकल्टी आ सकती है. बहरहाल आई विल एक्सप्लेन विथ यू डायग्राम ऑल्सो. ठीक है, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो ही जाएगा. द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म हैज़ पर्टिकुलर पर्पस फॉर द सेल. तो जो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है ना, वो ऐसी प्रेजेंट नहीं है, उनकी अपने ही कुछ फंक्शंस हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे हैं. इट इंक्लूड्स सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि मैंने बता दिया. सिंस वायरस डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन्स, दे डू नॉट एग्जिबिट एनी साइन ऑफ लाइफ until they infect the living things and start using its cell machinery to reproduce. तो जो वायरस होते हैं ना, उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, तो इसलिए पता ही नहीं चलता कि आपको वायरस हो गया है. ठीक है, मतलब आपको ना हो, मतलब आई मीन टू से, अगर किसी बॉडी के अंदर वायरस इंजेक्ट हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता जब तक उस बॉडी को, उस लिविंग बीइंग को अफेक्ट ना करे. जैसे कि कोरोना जब आया था स्टार्टिंग में, तो पता ही नहीं चल रहा था. जब वो उसके सिम्टम्स दिखी बहुत बाद में, जब लोगों को खांसी हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई, तब जाके पता चला कि ये कोरोना वायरस है. ठीक है, तो वायरस जो होते हैं उनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वायरस है. अनटिल और अनलेस वो अफेक्ट करता है जब ह्यूमन बींग्स हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तब जाके हमें समझ आता है कि हाँ, ये किस तरह का वायरस है, और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. न्यूक्लियस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसका, सेल का. इट्स लाइक योर मम्मी. इसको हम साइटोप्लाज्म को क्या बनाए, जेली लाइक मटेरियल है, काफ़ी सारे इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है, वायरस. इसको हम बना सकते हैं, क्या बनाए, सोचो एक. इसके बारे में सोचने से पहले इनका तो मुझे पता चलेगा. ये न्यूक्लियस जो होती हैं, ये होती हैं हमारी प्यारी माँ. ठीक है, अब वो कैसे, क्योंकि पहली बात तो ये होती हैं क्रूशल पार्ट. हर घर में जो मम्मियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उनके बिना नहीं होता है कोई भी काम. ठीक वैसे ही ये पाया जाता है सेंटर ऑफ द सेल में, एंड टिपिकली स्पेरिकल शेप होता है. विथ अ माइक्रोस्कोप इट इज़ ईजिली पिगमेंटेड एंड विजिबल. माइक्रोस्कोप से आसानी से दिख सकता है. The nuclear membrane, which has 2 layers, separates the nucleus and the cytoplasm. 2 लेयर को सेपरेट करता है. एक हो गया हमारी न्यूक्लियस,
जो कि न्यूक्लियस के हम पढ़ ही रहे हैं, और एक होगी हमारा साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। ये दोनों को सेपरेट कौन करता है? वो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूजिंग माइक्रोस्कोप विथ हाई मैग्निफिकेशन वी कैन ऑब्जर्व अ टाइनी राउंड ऑब्जेक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोस। ठीक है, क्या होती है? गोल कलर की होती है, छोटी होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो पाई जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। इन कॉन्ट्रास्ट टू द सेल ऑफ multicellular creatures, the nucleus of the bacterial cell is poorly organized. No nucleus membrane exists. और जो बैक्टीरिया के अंदर होता है उसमें न्यूक्लियस अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता है। जैसे कि प्लांट और एनिमल सेल में आप विजिबली देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये ऐसी शेप का है, इसके अंदर ये है, फलाना ढिमकाना। पर जो बैक्टीरियाज होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस को आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं है। तो एक वायरस हो गया और एक बैक्टीरिया हो गया, इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इन दोनों के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, और वायरस के अंदर तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। Permeable membrane of the nucleus enables material flow between the cytoplasm and inside the nucleus। और यहाँ पे लेन देन का काम चलता रहता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल है। They carry genes and aid in the transmission of traits from one generation to the next। जो कि आप कुछ दिखते हैं अपने माताश्री पिताश्री जैसे, वो कहाँ से आए हैं? जीन्स के थ्रू आए हैं। और ये जीन्स कहाँ पाए जा रहे हैं? हमारे प्यारे प्यारे सम्मानी न्यूक्लियस के अंदर। लिविंग बीइंग इनहेरिट थिंग्स थ्रू जीन्स इन रेगुलेट हेरिडिटरी का समझ आ गया। इन एडिशन टू प्लेइंग अ पार्ट इन हेरिडिटरी द न्यूक्लियस सर्व एज अ सेल एडमिनिस्ट्रेटिव हब। तो जहाँ से हमारा कार्यकाल बोलते हैं या फंक्शंस, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जो पॉलिटी वाले इंसान है वो समझ जाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हमारी कौन करती है? सरकार करती है। वो फंक्शन हमारे सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कर रहा है? हमारे पूजनीय माताश्री यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो हमें समझ आ गया, हमारे पिताश्री थे सेल वॉल, हमारे दादाश्री हैं पिताश्री हैं सेल मेम्ब्रेन, दादाश्री हैं सेल वॉल, माताश्री हैं हमारी न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म का नामकरण अभी करना रहता है। अभी हम पढ़ते हैं वैक्यूल्स। द टर्म वैक्यूल्स रिफर्स टू एन एम्प्टी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो ये कौन है? ये हैं हमारे भैया लोग, जिनका दिमाग क्या होता है? खाली। अब कोई भी भ्राताश्री इस वीडियो को देख रहे हों तो ऑफेंड ना हो, आप यहाँ पे सिस्टर भी लिख सकते हैं। द टर्म वैक्यूल्स रिफर्स टू एन एम्प्टी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। प्लांट सेल फ्रीक्वेंटली हैव लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? लार्ज वैक्यूल्स होता है। प्लांट बहुत ज़्यादा खाली रहते हैं, मतलब कि उनको इतना ज़्यादा कोई काम करना नहीं होता है। इंसान के अंदर ही ओवर थिंकिंग, टेंशन, फलाना ढिमकाना बहुत रहता है, तो इंसान के अंदर इतनी खाली जगह है नहीं, वो पहले से भरा बैठा है। तो प्लांट्स से सीखो, प्लांट्स हैं खाली लोग, उनके अंदर इतना ज़्यादा उन्हें काम करना होता है, जितना वो काम करते हैं एकदम सही करते हैं, तो उतना ही काम करो जितना चाहिए। अननेसेसरी काम करने की ज़रूरत है भी नहीं वैसे वालों को। एनिमल सेल है फ्रिक्वेंटली स्मॉलर वैक्यूल्स। कहाँ ना, तो ये भरे पड़े हैं पहले से ही। सम प्लांट सेल्स, किसने गाली दी है? खांसी आ गई। सम प्लांट सेल्स को वैक्यूल्स माइट टेक अप 50 to 90% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। मतलब कि किसी प्लांट के अंदर तो 50 से 90% यानी कि आधे से ज़्यादा तो सेल उसका किसमें है? वो क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। मतलब किसी प्लांट सेल के अंदर 50 से 90% वैक्यूल्स प्रेजेंट है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फिल्ड अप विथ सेल स्लैब विच मेक द सेल स्टिफ and turgid, swollen, disintegrated and crowded। आगे देखते हैं हम। हाँ, कैमरा का ही इतना हिल रहा है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज स्पेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स विटल टू प्लांट सेल सर्वाइवल। स्टोरेज वैक्यूल्स क्या होती हैं? स्टोरेज स्पेस हैं जिस पे हम चीज़ों को क्या करते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं।
These include certain protein, कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स. जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं. तो इसको हम भाई की जगह इसको हम नाम देंगे स्टोरेज का या फिर गोडाउन का. गोडाउन का नाम दो, स्टोरेज का नाम दो, स्टोर रूम का नाम दो, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव. भाई तो इतने वेले भी नहीं होते हैं, फालतू काम तो वो कर ही रहे होते हैं. फूड कंज्यूम बाय amino is stored in the food vacuole in single-celled animal like amoebas. Specialized vacuoles also serve critical functions in the removal of surplus water and various waste फ्रॉम द सेल इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो जो कुछ जो स्पेशलाइज वैक्यूम्स बने होते हैं वो ये करते हैं, जो सरप्लस वाटर होता है, क्योंकि ज़्यादा ऐसा नहीं कि कभी कभार बोला जाता है कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए. इतना भी ज़्यादा पानी नहीं पी लेना चाहिए कि जो पानी है वो सेल्स के अंदर भर जाए. उसमें कभी कभार होता है दिमाग में पानी भर जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है. तो इतना भी मत पियो, लिमिट में पियो जितनी ज़रूरत है. तो जो वैक्यूल्स होता है वही काम करता है, ज़्यादा पानी को निकालने का काम करता है, और जो अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं उनको निकालने का भी काम करता है. तो जैसे हमारा गोदाम होता है, उसमें से हम वेस्टेज निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाता है, खाली हो जाता है, तो दूसरी चीज़ रखने के काम आता है. तो इसको हम नाम दे रहे हैं स्टोरेज का. ठीक है, आगे देखते हैं. अब बात आती है क्रोमोसोम्स की. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स वही दानवीर हैं जो कि आपके पिताश्री को, आपकी माताश्री को कहीं ना कहीं आपके जैसा दिखाने देते हैं, या फिर आप उनके जैसा दिखते हैं. अब क्रोमोसोम्स के बारे में देखा जाए तो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स. अभी हमने पीछे जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तो हमने ये लाइन वहाँ भी दोहराई थी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं. तो न्यूक्लियस खुद ब खुद ये काम नहीं करता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू ये काम करवाता है. विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड. जब सेल अपने आप को डिवाइड करना चाहता है तब ये क्या करता है, तब हमें दिखता है. पहली बात तो द कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर डीएनए एंड प्रोटीन. कौन कौन पाया जाता है इसके अंदर कि डीएनए और प्रोटीन. डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. द इंस्ट्रक्शन नीडेड टू क्रिएट एंड अरेंज सेल आर फाउंड इन डीएनए मॉलिक्यूल्स. तो जो भी जिस भी तरह का हमें इंस्ट्रक्शन नीडेड टू क्रिएट एंड अरेंज सेल, जिस तरह का हमें सेल अरेंज करना है, उसको बनाना है, ये सब कहाँ पाया जाता है, ये सब इंस्ट्रक्शंस कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं जीन्स. बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? जीन्स पाई जाती है. तो जब भी हमें किसी के बच्चे का पता करना है कि इसके पिताश्री कौन है, तो हम क्या कराते हैं, इसका डीएनए टेस्ट कराते हैं. उस टेस्ट के थ्रू जो उसकी जीन्स निकल के आती है, उसके थ्रू पता चलता है कि अरे ये तो पप्पू के पापा निकले. The DNA is a component of chromatin in a cell that is not dividing. तो जो DNA कंपोनेंट होता है ऑफ क्रोमेटिन वो डिवाइड नहीं होता है. ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल अपीयर्स एज अ टेंगल्ड मास ऑफ स्ट्रक्चर रिजेंबल थ्रेड लाइक होती हैं. थ्रेड तो आपने देखा ही होगा ना, वो जो आप ऐसे मैं अपनी वो गंदी नहीं करना चाहती. और थ्रेड आप मम्मी के पास जाना, मम्मी जिससे अपनी पेंट सिलती हो ना, बस वो वाला धागा आप मुझे दिखा दो, वैसा सा कुछ दिखता है हमारा क्रोमेटिन. अब क्रोमोसोम स्टोर डीएनए इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेट्स दैट आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग बोले तो अपन बच्चा लोग. तो डीएनए के क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है, और डीएनए के अंदर पाया जाता है हमारे ट्रेट्स. अ सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू टू न्यू सेल्स दैट बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन विच इज़ मोस्टली कंट्रोल बाय न्यूक्लियस. तो सेलुलर रिप्रोडक्शन का कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. ही By controlling the chemical activities of the cell, it also play a significant role in defining along the environment how cell will develop and what form it exhibit when it mature.
तो जब क्या करते हैं, जो ये अपना क्रोमोसोम्स है, जब हम मेच्योर होते हैं हम कैसे दिखते हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है? वो हमारा क्रोमोसोम डिसाइड करता है। किसी भी इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड्स की। न्यूक्लियोइड्स क्या करते हैं? जो बिकॉज देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, तो जो न्यूक्लियर एरिया होता है ना ऑफ द सेल में नॉट डेवलप वेल, तो जो न्यूक्लियस एरिया होता है सही से डेवलप नहीं हो पाता है। जो सही से डेवलप नहीं हो पाया उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोराइड। द न्यूक्लियर इज साइड ऑफ राइजोसोम सिंथेसिस। अब जो काम नहीं आए उसमें कुछ तो काम आए, तो वो काम क्या आता है? राइजोसोम सिंथेसिस के काम आता है। Also, it is involved in controlling cellular activities and cellular reproduction। और ये किस काम आता है? सेलुलर एक्टिविटीज़ के काम आता है और सेलुलर रिप्रोडक्शन के काम आता है। अब जो हम क्रोमोसोम्स है उसका एक अच्छा नाम मुझे सूझा है, वो है सास। और सास बोले तो मदर इन लॉ। अब वो कैसे? क्योंकि जब किसी की शादी होती है तो सास पीछे पड़ जाती है, बेटा करो, बच्चा करो, बच्चा करो, बच्चा करो, और बच्चा कैसा होगा? अपने माँ बाप जैसा दिखता होगा। तो वही सास है ये। कौन? हमारी क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियोइड, अब इसको हम कहेंगे प्री मैच्योर बेबी, क्योंकि जो न्यूक्लियस सही से बन ही नहीं पाया और सास ने इतनी जल्दी कराई कि बच्चा सही से बन ही नहीं पाया, तो जिसके वजह से बच्चे में थोड़ी थोड़ी खराबी आ जाती है। पर बच्चा बड़े होके बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, बहुत काम आता है अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बच्चा बनता है। इसलिए ये काम आता है राइजोसोम सिंथेसिस में, सेलुलर रिप्रोडक्शन में, सेलुलर एक्टिविटीज़ में। समझ आ रही है आपको बात? या नामकरण आपको अच्छे लग रहे हैं? नामकरण अच्छे लगे ना लगे, बात समझ आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं आप नामकरण में बैठ जाएं। ये सब मुझे रैंडम याद आ रहे हैं तो मैं रैंडम नाम रख रही हूँ। कोई भी इसका ऑफेंड ना हुए, और हुए तो होते रहें। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ शीट एंड ट्यूब दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड। वे क्या होते हैं? बहुत लंबे 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 होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन, इनकी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या होता है? बाउंड होते हैं। It appears to be a circular lengthy sac on long tubes। वही बात है, इनकी जब फोटो देखेंगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा ये क्या है। ई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू फॉर्म्स होती हैं, एक होता है रफ, एक होता है सॉफ्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं रफ की, उससे पहले हम बात करते हैं एक पॉइंट की, जो कि लिखा है द ईयर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, तो जो ईआर की जो मेम्ब्रेन होती है वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही दिखती है स्ट्रक्चर में केवल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइजोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, तो वो कैसा दिखता है? माइक्रोस्कोप में रफ दिखता है। राइजोसोम्स आर सेलुलर स्ट्रक्चर दैट प्ले अ सिग्निफिकेंट क्रिटिकल रोल इन फोटोसिंथेसिस। बेसिकली किस काम आता है? फोटोसिंथेसिस के काम आता है। दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। हर एक इंसान के अंदर, हर एक जीवात्मा के अंदर ये क्या पाया जाता है? ER is then used to transport the newly produced protein to various location within the cell depending on the situation। अब इसको देख के हमें हमारे भाई की याद आती है। जो बड़े भाई होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बाहर से दिखने में बहुत रफ होते हैं पर अंदर से बहुत प्यारे होते हैं, बड़े। और वही हमें एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर आते हैं। ठीक वैसे ही इसमें जब प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सम ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ऑफ ER एड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन नोन एज मेम्ब्रेन बायोसिस। तो जो हमारा प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस हो रहा है ER के अंदर, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोसिस। अदर प्रोटीन और लिक्विड सर्व एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स।
प्रोटीन और लिपिड्स के अलावा हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को भी ये सर्व करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है. Why even while the ER appears in the various cells varying widely, it always form a network system. एक नेटवर्क है अपना, मतलब वही होता है ना, जो बड़ा भाई होता है उनके बहुत लंबे लंबे नेटवर्क होते हैं, यहाँ से वहाँ, बस उनको एक फ़ोन करने की ज़रूरत है और काम डन. तो ठीक वैसा ही ये इधर से उधर इतना घूमते हैं कि इनका नेटवर्क बन जाता है. एज अ रिज़ल्ट, ठीक है आगे देखते हैं कहाँ दिया. हाँ, एज अ रिजल्ट द रोल ऑफ ईयर इज टू एक्ट एज अ कंडक्टिव फॉर द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, पर्टिकुलरली प्रोटीन बिटवीन द डिस्टिंक्ट साइटोप्लाज्मिक एरियाज और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. ये छोड़ो, द ईआर सब एज अ सरफेस फॉर सेल. हाँ, जो ईयर होता है ना वो अपने आप में एक्सपेंड भी हो जाता है, ठीक है. तो वो क्या करता है, जैसे कि वो ऐसा लिबड़ा लिबड़ा सा होता है ना, जैसे सांप होता है, सांप कैसे लिबड़ा हुआ बैठता है, पर जब वो सीधा होता है ना तो वो कितना लंबा दिखता है. तो ठीक वैसे ईआर होता है. तो ईआर क्या होता है, जब वो खुलता है ना तो अब जो बायो प्रोसेस होते हैं ना उनको अपने सेल पे जगह देता है ताकि वो अपना फंक्शन कर सकें. हाँ, इन्वॉल्व प्रोडक्शन, फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्पैच ऑफ सम प्रोटीन. तो ये उसके काम होते हैं. अब इसमें जैसे दूसरा जो था वो था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके बारे में अगर हम देखें, टिक जा भाई टिक जा, तो पेज उड़ता है ना बड़ी गुस्सा आती है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्राइजेस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड नियर द सेल पेरीफेरी. सेल के पेरीफेरी पे ये पाया जाता है. दो these tube or tubules sometimes branch, forming a network that is reticular in appearance. Okay, the network of smooth endoplasmic reticulum allows for an increased surface area to be a pivot of storage of key enzymes. तो ये भी अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, जिसके थ्रू जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स हैं उसको ये क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. और देखते हैं एसोसिएटेड विद लिपिड की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, मेटाबॉलिज्म में, स्टीरॉयड और हार्मोन प्रोडक्शन. जो स्टीरॉयड्स खाए जाते हैं बाय अ जिमर, उन सब को पचाने में काम यही आता है. द SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स, मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस. ये हमें पता चल गया. SER is an essential component of the detoxification process for many poisons and pharmaceutical liver cell वर्टिब्रेट में क्या करता है, डिटॉक्स करने का काम करता है. अब बात आती है किसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो तो बड़ा भाई, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है छोटी बहन. क्योंकि वो छोटी बहन बड़ी बहन जो भी आपकी बहन है वो, क्योंकि वो क्या होती हैं, तो उनके वो हाथ पैर तो सॉफ्ट होते हैं ना, वो वैक्सीन करवा के, तो वो इसलिए भी. और दूसरा वो हमारे अंदर से गंदगी निकालती हैं, मतलब कि जो उनके क्लींजर होते हैं, जो फेशियल वगैरह करती हैं, उन सब से क्या निकलती है, उनके चेहरे की गंदगी वगैरह से निकलती रहती है, जो वे हाथ पैरों पे लगाती रहती हैं वो. तो वो एक अपने तरह से डिटॉक्स करती हैं. ये भी डिटॉक्स करने का काम करता है वर्टिब्रेट्स में, है ना. तो मैंने अपने मन से बना लिया, ये रिश्तेदारी ही किसी दिन मुझे ले डूबेगी. तो चलो आगे देखते हैं. अब बात करते हैं गोल्गी एपिथेलियस की और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं. गोल्गी एपिथेलियस इज मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स दैट आर स्टेक इन स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टन एंड रफली पैरेलल टू द वन अनदर. जिस स्ट्रक्चर से, मतलब जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं केस्ट्रेन, और जो ये मतलब एक दूसरे से थोड़ा बहुत पैरेलल होता है. तो आगे देखते हैं. ये ट्रांसपोर्ट करता है द मटेरियल सिंथेसिस, जो भी अपने अंदर मटेरियल सिंथेसिस करता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है. और ER की क्या, तो क्लोज होता है टू न्यूमरस टारगेट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. ये नहीं कि अपने अंदर ही, जो भी इसको बाहर भी अगर भेजना होता है तो सिंथेसिस करके बाहर भी भेज देता है.
इसकी जो ड्यूटी होती है वो ये होती है अल्टर करना, पैकेज करना, स्टोर करना गुड्स को इन वेसल्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स शुगर कैन ओकेजनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम सिंपल शुगर्स, तो ये तो पता चल गया। लाइसोसोम डेवलपमेंट आल्सो इन्वॉल्व इन गोल्गी apparatus, तो इसका कोई ज़्यादा खासा काम है नहीं, सिंपल सी बात है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है, इसको हम लोग लिखते हैं ट्रांसपोर्ट। लाइसोसोम्स, ये वही है बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? लाइसोसोम्स समझ गए तो अच्छा, नहीं समझो तो कोई खासा मैंने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है इसमें। द सेल सिस्टम फॉर गेटिंग रिजिट ऑफ ट्रास इज कॉल्ड लाइसोसोम्स। तो ये है हमारे सफाई वाले अंकल, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इनको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उन अंकल को क्या बोलेंगे? सफाई वाले अंकल। गलत तो नहीं है स्पेलिंग? गलत हो तो मुझे बता देना, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर ज़्यादा ही है। तो द सेल सिस्टम फॉर गेटिंग रिजिड ऑफ ट्रास, जो कचरा, जो सेल के अंदर ऐसा कोई कचरा हो जाता है, मतलब सेल के अंदर ऐसा कोई नहीं, सेल के अंदर जो कचरा हो जाता है, जो अपने आप में ठोस हो जाता है, दैट वाज द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक दैट कंटेन डाइजेस्टिव, इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल परस्पेक्टिव, और RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोड्यूस दिस एंजाइम्स, जो ये होता है RER वो इस एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। By breaking down worn out cell organelles and any external objects, lysosomes aid in maintaining the cleanliness of the cell। तो इस साफ़ सफाई का काम बेसिकली करता है उसके अंदर, किसके अंदर, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। इसको हम, इसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल होता है, मतलब देखो इसमें क्या है, कोई भी ओल्ड ऑर्गेनल्स है या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर एंटर करता है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फूड, कुछ भी, लाइसोसोम्स उसको वहीं ख़त्म कर देता है, उसको डिसेंबल कर देता है छोटे छोटे पार्टों में। क्योंकि ऐसा क्यों कर पाता है लाइसोसोम्स, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे पोटेंशियल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसको हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि अपने आप में फट जाता है। कब फट जाता है ये, जब सेल डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम अपने आप में फट जाता है और एंजाइम्स रिलीज़ कर देता है, जो एंजाइम्स इस जो ये सेल डैमेज हुआ उसको खा जाते हैं, इसलिए हम इसको सुसाइड बैग कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया वही पावर हाउस जो एनर्जी प्रोवाइड करता है अलग अलग काम करने के लिए सेल्स के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ ATP एडोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। और जो लास्ट हमारा आता है दैट वाज द प्रेस्टीज नहीं, एक वो एक ऐड भी है ना, वो जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करें इनका, तो इधर वो नहीं है, इधर है प्लास्टिड्स। You may have observed several tiny colored identity in the cytoplasm of the Tradescantia leaf cell. Leaf blade consist of liner group of stomata and epidermal cell. They are disappeared through the leaf cell cytoplasm. They are plastids. वेरियस कलर क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके थ्रू जो आपकी जो लीफ होते हैं, जो पेड़ होता है वो आपको ग्रीन ग्रीन दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमको फिजिकल मेकअप माइटोकॉन्ड्रिया जैसा दिखता है। ठीक है, क्लोरोब्लास्ट होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्रूशियल होता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन येलो और ऑरेंज पिगमेंट। Only the cell of the plants contain plastids. Leoplast, chromoplast are two different type of plast, white or colorless plastids. Starch, lipid, protein granules are generally stored in leoplast, which are organelles. तो यहाँ पे प्लास्टिड आप का पढ़ लेना, केवल प्लांट के अंदर ये पाए जाते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये अपने अंदर कंटेन करते हैं क्लोरोफिल वगैरह को, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उन सबको।
तो बेसिकली जो हमने ये सॉइल ऑर्गेनिल्स पढ़े, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में आप ये वीडियो पूरी देखना और इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगले वीडियो में मैं क्या करूँगी, इसकी जो डायग्राम्स है ना उसके थ्रू आपको समझाने की दोबारा से कोशिश करूँगी। तब तक ले गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।